नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में जिस तरह से यूजीसी गाइडलाइन को लेकर तीखी बहस हुई। भाकपा माले के जो विधायक हैं संदीप सौरभ, उन्होंने यूजीसी गाइडलाइन को लेकर वो उसके पक्ष में बोलते नजर आए और उन्होंने टिप्पणी की ब्राह्मणवाद को लेकर। एक उन्होंने फ्रेज यूज किया ब्राह्मणवाद, जिसके बाद से कई तरह के भाजपा के विधायक हैं वो उठकर उस पर टिप्पणी करने लगे। उसके बाद विजय सिन्हा का एक बयान आया। उसके बाद हम बात करेंगे द केरल स्टोरी को लेकर, क्योंकि द केरल स्टोरी जब पहला सीजन भी उसका आया था, पहला पार्ट भी उसका आया था, उस वक्त भी ये चर्चाओं का विषय बन गया था। इसके बाद अब पप्पू यादव द केरल स्टोरी 2 के बाद जिस तरह से बात आ रही है कि उसमें जो टीजर रिलीज हुआ है उसमें कई तरह के चीज़ें आ रही हैं। मध्य प्रदेश का भी जिक्र है उसमें, राजस्थान के भी कुछ जगहों का जिक्र है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे में केरल को हम बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह से द केरल स्टोरी नाम रखा गया है उस पर। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे जो 42 विधायक हैं बिहार के, उन पर जो हलफनामा दायर हुआ है पटना हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट आगे क्या कही है, इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। सर, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जिस तरह से आज बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद को लेकर विवाद शुरू हुआ। संदीप सौरभ ने जैसे बयान दिया, उसके बाद भाजपा के विधायक उस पे ब्राह्मणवाद का डिबेट जो है वो ब्राह्मण तक ले आए। नहीं, एक तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद है क्या। हाँ, ठीक है। और ब्राह्मणवाद को लेकर के आप देखेंगे कि मतलब जो ब्राह्मणवाद को सबसे ज़्यादा गाली दिया करते थे उत्तर प्रदेश में, आज ब्राह्मणों को मनाने में लगे हुए, क्योंकि ब्राह्मण का वोट अच्छा खासा है। दरअसल ये कोई बात है नहीं, ये वोटों की राजनीति है। और वो चाहे जो भी करता है, जो भी दल कर रहा है, जो भी पार्टी कर रही है, समय समय पर जाति की संख्या के हिसाब से सारी पार्टियां ऐसा ही करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिक्स कहाँ जा कर के थमेगा, क्योंकि आप किसी भी जाति को उठाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब तक सबका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, कभी भी देश मजबूत नहीं होगा। लेकिन किसी एक को गिरा करके दूसरे को कैसे उठा सकते हैं, ये कौन सी मानसिकता है? दरअसल ये जो मानसिकता है वो कुत्सित मानसिकता है। दरअसल ये जो मानसिकता है वो जातियों की राजनीति करने वाली मानसिकता है। दरअसल ये जो मानसिकता है वो सिर्फ एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास है कि वो कहते हैं ना कि जहाँ पे नदी ना हो, जहाँ पे पानी ना हो, वहाँ भी आप पुल बनाने की बात करते हैं। वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, तो वो इस तरह की कोशिश है। दरअसल आप ये देखिए कि इन दिनों ब्राह्मणवाद को लेकर के जिस तरीके से चर्चा होती है, और चर्चा करने वाले कुछ एक लोग हैं जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगे हुए हैं, वो दरअसल सच को स्वीकार क्यों नहीं करते, और सच को स्वीकार करना क्यों बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई काशीराम जी की पार्टी है ना, वो कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी है। मायावती ब्राह्मणों का समर्थन मांग रही है ना, ठीक है। तो ये तो क्लैरिटी लाना होगा। ब्राह्मणवाद अगर आप रूढ़िवादिता से समाज को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन कई सारे ब्राह्मणों ने खुद रूढ़िवादिता के खिलाफ मोर्चा खोला है, जाति पाति के खिलाफ मोर्चा खोला है। अगर आप चाणक्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन लेके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य किसने बनाया था? अगर आप बिहार में सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी जमीन दान कर दी। उन्होंने किसके लिए किया था? अगर आप कम्युनिस्ट के भी लीडर की बात करेंगे तो चंद्रशेखर प्रसाद सिंह कौन थे? ये भी तो समझना पड़ेगा। तो आखिरकार सच को स्वीकार नहीं करना है, जाति पाति की राजनीति को बढ़ावा देना है, तो स्टैटिस्टिक्स पर आ जाइए ना, स्टैटिस्टिक्स पर बात करिए। आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं कहता हूं मैं दर्शकों पर छोड़ रहा हूं कि किसकी कितनी संख्या है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। और जिसकी हिस्सेदारी जिस जाति की ज्यादा हो गई है संख्या से, उसको आप आरक्षण से बाहर निकाल दीजिए। आप नौकरी में पाएंगे, दरअसल बिहार में 213 जातियां कहा जाता है। अब 213 जातियों में आप देख लीजिए, कुशवाहा की जाति 4.21% है। मैं कहता हूं सरकारी आंकड़े चेक कर लीजिए, इनको सरकारी नौकरियों में हिस्सा कितना मिला हुआ है।
मैं फिर कहता हूं कुर्मी की आबादी 2.88% है। भाई देख लीजिए सरकारी नौकरी में इनको कितना हिस्सा मिला हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आप सब दर्शकों से कहता हूं सच को परखिए, मेरी बात पर भी पूरा भरोसा मत करिए, अंधा मत बनिए, आप सच को टटोलिए। अब आ जाइए यादव जाति पे। यादव जाति की संख्या कितनी है और नौकरी में इनकी हिस्सेदारी कितनी है, जरा वो भी देख लीजिए। फिर आ जाइए इन सबको जब आप देखेंगे और जब आप पाएंगे कि इनकी आबादी के बराबर या इनकी आबादी से ज्यादा संख्या में इन्हें नौकरी मिल चुकी है, तो क्या इनको आरक्षण में बना रहना चाहिए? क्या भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत को अगर नौकरी से ज्यादा अनुपात में, वो कहते हैं ना कि आबादी से ज्यादा अनुपात में नौकरी मिल गई है, तो आपने आरक्षण से तो बाहर कर ही दिया है, तो ठीक है। तो अब आरक्षण में क्या हो, समावेशी स्वरूप हो। समावेशी स्वरूप का मतलब क्या होता है? जो पिछड़े हैं उनको आगे लाइए। अब जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके, उनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, क्या बार बार आरक्षण मिलना चाहिए? मैं नहीं कहता आप जाति से आरक्षण खत्म कर दीजिए, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं उनको तो आगे आने दीजिए। पर देखिए सच्चाई से किसी का सरोकार नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। वोट पॉलिटिक्स सबको करना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे वो संदीप सौरभ की पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, सबको वोट पॉलिटिक्स ही तो करना है। और जब वोट पॉलिटिक्स करने का एक तरीका क्या होता है कि आप जाति में डिवाइड करिए। भाई बीजेपी को पसंद आता है हिंदुत्व कर दो, हिंदुत्व की बात करती है, पर आप देखिएगा वो भी तो जबरदस्त तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करती है। आप जेडीयू को देख लीजिए, जेडीयू का भी आधार वोटर है, उसमें भी आप पाएंगे कि किस तरीके से ऑफिसर्स में एक तबके में जेडीयू का जो आधार वोट बैंक है वो कैसे लाभान्वित होता है। आपको मालूम होगा आरजेडी में किस तरीके से एक जाति विशेष लाभान्वित होता था। तो सवाल यह है कि सबको कौन सा जाति वोट करता है, सपोर्ट करता है, सत्ता में बिठाता है, उसके हिसाब से पॉलिटिक्स होती है। ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है, इसमें कोई कम है कोई ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप जाति के नाम पर समाज को बांटना चाह रहे हैं तो बांटिए। भाई लोग तो आप ही को चुनते हैं, नेता तो आप ही हैं, आप ही को पॉलिसी बनाना है। अब आप जो पॉलिसी लोगों के सामने रख रहे हैं, फिर से एक उन्माद फैलेगा, लोगों में बंटवारा होगा, डेवलपमेंट रुकेगा। और सवाल ये उठता है कि ब्रेड बटर के लिए जो लोग फाइट कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं आपको मैत्री बहुत पुख्ता तौर पर बता सकता हूँ, बिहार चुनाव में या अमूमन बिहार में भी घूमा, उत्तर प्रदेश भी घूमता हूँ, अभी चुनाव आएगा तो जाने का मौका भी मिलेगा। आप यकीन मानिए जाति का, ठीक है, छुआछूत आधार आरक्षण का है तो भाई उनको सामाजिक तौर पर उनका उत्थान होना चाहिए। ये किसी भी समाज पर ऐसा काला धब्बा है जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए, जिसके बारे में जितना बुरा बोला जाए वो कम है। लेकिन छुआछूत के आड़ में अपलिफ्टमेंट तो होना चाहिए, लेकिन राजनीति इस स्तर पर नहीं होनी चाहिए कि समाज में वैमनस्यता फैले। तो सवाल ये उठता है कि ब्राह्मणवाद, क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? दो जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, इस बात को भी आप जान लीजिए। कौन सा काम है जो गरीब ब्राह्मण नहीं कर रहे? गरीब ब्राह्मण वो काम कर रहे हैं जो कभी दलित भी करते थे और उनको करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भूमिहार कर रहे हैं, जो राजपूत कर रहे हैं, जो गरीब है, और ये गांव में दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये गांव में नहीं दिखता है। तो सवाल ये है कि ठीक है, इस पे भी आपको राजनीति करनी है तो राजनीति कर लीजिए, पर इस तरह की बात मत करिए जिससे सदन से लेकर के सड़क तक वैमनस्यता फैले, विद्वेष फैले, और जिससे बिहार आगे बढ़ा है, बहुत पीछे छूटा है बहुत कुछ, उसको जबरदस्ती का आगे मत लाइए। अब सवाल उठता है कि दलित के खिलाफ अत्याचार कौन करता है। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, वो भी स्टैटिस्टिक्स देख लेना चाहिए, आंकड़ा देख लेना चाहिए, बहुत साफ आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी हैं। आज भी हमारा क्लोज नेट सोसाइटी है, सोसाइटी के सहारे ही देश चलता है, ये बात आप जान लीजिए।
कोई अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे फैसले सामाजिक स्तर पर ही लिए जाते हैं। तो अगर समाज में प्रेम नहीं है तो सारे लोग रहते कहाँ हैं, हर जगह रहते कैसे हैं? हर लोग पुलिस के पास तो पहुंच नहीं जा रहा है, हर बात तो कोर्ट में पहुंच नहीं जा रही है। आज की भी बात कह रहा हूं, जबकि समाज में बड़े पैमाने पर विघटन हुआ है। तो आखिर हर जाति के लोग साथ रहना नहीं जानते हैं तो रह कैसे रहें? लेकिन बात वही है ना कि जब तक कोई बड़ा मुद्दा जानबूझ करके भी उघाड़ा नहीं जाएगा, उसको बनाया नहीं जाएगा, तो राजनीति चलेगी कैसे? और राजनीति इसी तरीके से चलाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पर हो। और ये जब जरूरत से ज्यादा कटुता पैदा करती है तो ये चिंता का सबब होता है। बिहार में एक बार फिर से ये प्रयास किया गया है। अरे भाई देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार जब बीजेपी के तरफ चले आते हैं तो जाति का कार्ड चल नहीं पाता है, इस बात को आप समझिए। तो अब चूंकि सरकार ने कि यूजीसी का जो नियम आया उसके बाद जो ये जातिवादी पार्टियां हैं जो जाति के जरिए अपना पॉलिटिक्स साधना चाहती हैं, उनको एक मौका मिल गया है कि वो इसको उठाएं। वो कहें कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणवादियों ने इस पर रोक डलवा दी है। स्टेटमेंट सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणवादियों ने इस पर रोक डलवा दी। ब्राह्मणवादी मानसिकता क्या मतलब? जज ब्राह्मणवादी मानसिकता के आप वो कहना चाह रहे हैं संदीप सौरभ जी? और कहना चाह रहे हैं तो खुल के कहिए ना, फिर इतना संभल के क्यों कहते हैं? खुल के कहिए। और दूसरी बात ये है कि बिहार में यूजीसी लागू करो, ये इस तरह की बात। अब आप देखिए कल भी किस बात के लिए लड़ाई हुई, बहस हुआ 85% हम आरक्षण लेकर के रहेंगे। नीतीश कुमार ने सीधे मन से कह दिया कि अरे 65%, 75% से ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, 50 से 65 तो कर दिया हमने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। अब पॉलिटिक्स हो रहा है कि इसको 9th शेड्यूल में डालिए। तो सवाल यह है कि इस तरह की राजनीति हो रही है, चल रही है, 9th शेड्यूल में डाल लीजिए। मैं तो ये भी कहता हूं डाल लीजिए, पर अपलिफ्टमेंट किसका हो? उसी का हो जो आरक्षण से लाभान्वित बार बार हो रहा है, उसी का हो। दलितों में भी आप देखिएगा एक जाति है, वो आपको आईएएस मिलेगा, वो आईपीएस मिलेगा, हर बड़े बड़े जगह पर मिलेगा। और जब कोटा विद इन कोटा की बात होती है तो आप देखिएगा कि वही जाति जो दलितों में आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लिया है, वो सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था। आपको याद होगा कि कोटा विद इन कोटा की बात चली थी तो चिराग पासवान खड़े थे ना सड़क पर, सरकार का विरोध कर रहे थे, और जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे? तो सवाल यह है कि उसमें भी कौन, उसमें भी क्या ब्राह्मणवादिता नहीं है? जो अगर आप असली ब्राह्मणवादिता की बात कर रहे हैं, वो क्या रूढ़िवादिता नहीं है क्या? कि जो लोग लाभान्वित हैं, जो विद्वेष करते हैं, जो एक दूसरे को हे की दृष्टि से देखते हैं, वो ऐसा प्रोपेगेंडा कौन चला रहे हैं? ये भी तो समझना पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत सारा झोल है। मुझे लगता है इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ जा कर के थमेगी, क्योंकि एक बार 91 में शुरू हुआ, 90 में एक समय के बाद थम गया, लेकिन फिर से इसकी शुरुआत हुई है और जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई है। ईमानदारी कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कोई ईमानदारी से नहीं बोलता। मैं बिल्कुल आरक्षण के समर्थन में हूं, मैं कहना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि आरक्षण बार बार वैसे ही परिवार को क्यों मिले जो आरक्षण से लाभान्वित हो चुके हैं? उनको कितनी बार आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी तय होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी देश के सामने बड़ा क्लियर पिक्चर आना चाहिए कि दलितों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने वाली कौन सी जाति है? क्या वो ब्राह्मण है? ब्राह्मणवादिता का विरोध करिए, ब्राह्मणों का विरोध क्यों कर रहा है? ये भी तो समझना हो। और ब्राह्मणवादिता आपके हिसाब से क्या है? जरा ब्राह्मणवाद क्या है, जरा उसको ठीक से बताइए, क्योंकि कई सारे ऐसे ब्राह्मण महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ बोला है, बोला ही नहीं है बल्कि काम किया है। तो सवाल यह है कि ब्राह्मणवाद का ऐसा मैसेज मत फैलाइए कि जो लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, रूढ़िवादिता के खिलाफ हैं, उनको लगे कि आप एक जाति विशेष को गाली दे रहे हैं। वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ऐसे ब्राह्मण महापुरुषों के नाम हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैंने बताया ना आपको। इसलिए सवाल ये उठता है कि ये कहने वाले जो लोग हैं उनके मकसद में सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा मुद्दा ब्राह्मण को अपने तरफ खींचना ही है।
आप देखिए मायावती उसके लिए प्रयासरत हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है, लेकिन बिहार में आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा अलग मिलेगा क्योंकि वहां पर ब्राह्मणों की संख्या कम है। तो ये सिर्फ संख्या के हिसाब से राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये इज्म और वाद वाला जो कॉन्सेप्ट है, शिक्षा नीति से बहस शुरू हुई और जाति अस्मिता पे आ गई। द केरल स्टोरी 2 पर जिस तरह से सर बात चल रही है, पप्पू यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो नैरेटिव सेट करती है, फिल्म भी अपने हिसाब से दिखाती है। क्या ये द केरल स्टोरी का जो विवाद है वो बिहार कैसे पहुंचा? देखिए पप्पू यादव खुद भी, पप्पू यादव बिहार से केरल भी पहुंचते हैं और पप्पू यादव अमेरिका भी पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव वन मैन आर्मी, इस बात को आप जानिए। और पप्पू यादव हर उस विवाद में घुसते हैं जहां उनको प्रसिद्धि मिलती है। सवाल ये है कि मुझे भी ये लगता है कि द केरल 2 स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है, तो लोगों को पता भी चलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं होना चाहिए कि सारे मुसलमान ऐसे ही हैं क्या, ये भी हम नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ने हमारे, भाई मुसलमान भी तो इसी देश का हिस्सा है ना, इसी देश के लोग हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। तो आप ठीक है, आप समाज का एक वो सच बाहर लाइए, पर क्या इसके जरिए आप हैट्रेड फैला रहे हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है और ये भी देखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको छूने से पहले बार बार सोचना चाहिए कि आखिरकार जो हम दिखा रहे हैं वो सच की कसौटी पर कितना सही है। मैं ये भी नहीं कहता कि सच अगर काला है तो उसको छिपा लीजिए, क्योंकि कोई भी सच छिप नहीं सकता। भाई एक सच ये भी है ना कि धर्मांतरण की जोरदार कोशिश हो रही है, और धर्मांतरण की कोशिश होती है तो वो धोखे से हो, वो पैसे के सहारे हो, तो ये गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाह रहा है तो उसको हम रोक भी तो नहीं सकते, ये भी तो सच्चाई है। तो ये जो कोशिश अगर आप झांसे में ला करके लव जिहाद, भाई बहुत सारे मामले मीडिया में रिपोर्ट होती हैं ना कि पहले नाम ही बदल लिया, बाद में चला कि ये लड़का अमुक धर्म को बिलोंग करता था। आपको केरल की एक स्टोरी पता होगी कि एक क्वेश्चन पेपर में एक सवाल की वजह से टी जोसेफ नाम के प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया था और उनको किस जलालत से गुजरना पड़ा था, और बाद में कैसे हाईकोर्ट इंटरवीन किया और हाईकोर्ट में उनको न्याय मिला, लेकिन वो किस तरीके से डरे हुए थे और उन्होंने किस तरह की बात कही है। तो आखिरकार इस समाज में ऐसा भी तो हो रहा है, ये इसको भी हम छिपा नहीं सकते। पर इसी समाज में एक धर्म विशेष के नाम पर हम किसी के खिलाफ सबको एक तराजू पे तौल करके और हम उसको उसकी सजा भी नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि फिल्म समाज का दर्पण है, ये सच्चाई है, समाज के उस काले सच को फिल्म को दिखाना चाहिए, पर फिल्म का मैसेज ये भी नहीं जाना चाहिए कि सब ऐसे ही हैं। तो आप 20-22 करोड़ जो इस देश में लोग हैं, आप सबको ब्लैक तो पेंट नहीं कर सकते, और ये हकीकत भी नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है केरला 2 पिक्चर आई है और इसके बाद विवाद भी इस तरीके से होगा, बहुत सारे लोग इसको विवादित करेंगे भी, इसमें भी पॉलिटिक्स होगा। पर जो केसेस दिखाए गए, मैंने नहीं देखा है, मैंने बस उसका टीजर देखा है, जो केसेस दिखाए गए जो सही है तो वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। एट द सेम टाइम हम इस नाम पर पूरी कम्युनिटी को बदनाम करें और उसी नज़र से देखें, वो भी नहीं चल सकता है। मामला बेहद सेंसिटिव है। जहां तक राजनीतिज्ञों का सवाल है तो अपने वोट के हिसाब से वो इसको इंटरप्रेट करेंगे, लोगों के बीच में एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ अपने वोटों को साधने का प्रयास करेंगे। एक डराने का काम करेगा, दूसरा कहेगा कि हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो फला पार्टी तुम्हारे खिलाफ ये कर देगी। और इस बीच में एक कम्युनिटी झूलता रहेगा। और इसी की बात असुद्दीन ओवैसी करते हैं कि कब तक तुम इस तरीके से इस्तेमाल होते रहोगे। आपको याद होगा बिहार में प्रशांत किशोर यही बात कर रहे थे कि भाई लालटेन तो आरजेडी की है, पर तुम तेल की तरह कब तक जलते रहोगे। भाई
अब ये दोनों सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मुस्लिम समाज भी काफ़ी अवेयर्ड हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग सच की बात कर रहे हैं, उसमें भी सब लोग ये समझते हैं कि हमारा देश है, हमारा हक है और हमें भी सबके साथ कैसे रहना है। आप देखते हैं टीवी डिबेट में आजकल बहुत सारे लोगों की ऐसी संख्या दिखाई पड़ती है जिनका अप्रोच बड़ा रैशनल और बहुत ही साफ सुथरा दिखाई पड़ता है कि आखिरकार वो सोच क्या रहे हैं। बहरहाल ये फिल्म आई है, तूफान जरूर मचेगा, इसकी चर्चा जरूर होगी और कई बार हम लोग इसके बारे में डिबेट भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इसमें बात आ रही है कि केरल के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी कहानियां हैं, तो इसको बहस का रूप देके राजनीतिकरण का नाम दिया जा रहा है। उसके अलावा हम बात करते हैं अगले विषय पर। चुनावी हलफनामे जो हैं वो 22 विधायकों के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर किए गए हैं, जिसमें बीजेपी के 25, आरजेडी के 8, जेडीयू के 7 और कांग्रेस और लेफ्ट के भी एक विधायक हैं। मतलब 42 विधायक में कई सारे स्पीकर भी उसमें शामिल हैं, जीवेश मिश्रा समेत कई विधायक ऐसे शामिल हैं इसमें। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव से पहले जब नॉमिनेशन किया जाता है और शपथ पत्र भरा जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजों का डिटेल्स देना पड़ता है, आपको विवरण देना पड़ता है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे कॉलम खाली हैं और उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। अब जैसे कई लोगों के खिलाफ केसेस है तो उसकी जानकारी नहीं दी गई है, कई लोगों के पास क्या प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी नहीं दी गई है और ये जानकारी आप छिपा नहीं सकते। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये 42 विधायकों को नोटिस दिया गया है और ये 42 विधायकों ने अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले अमुक अमुक जानकारियां इन्होंने छिपाई थी। अगर आपके खिलाफ केस है तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है आपके नाम पे है तो आपको उसका विवरण देना पड़ेगा। आपने उसका विवरण क्यों नहीं दिया? फिर जो चुनाव आयोग था उसने इसको संज्ञान में कैसे नहीं लिया? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाह रहे थे। जब स्क्रूटनी हुआ, लोगों ने जानने का प्रयास किया। आप ये बेहतर जानते हैं कि हर चुनाव लड़ने वाले का अपोनेंट भी तो होता है, वो उसकी स्क्रूटनी भी तो करता है। इस स्क्रूटनी में ये बात सामने आई है। अब 42 विधायकों पे तलवार लटकना शुरू हो गया है। अब उनको कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद उस जजमेंट में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये हैरान करने वाली बात जरूर है कि 42 विधायकों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, ये बड़ा सवाल है। नाम तो विजेंद्र यादव का भी मैंने कहीं पे पढ़ा है और आप समझिए कि इतने अनुभवी नेता, नीतीश कुमार की पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर, बिजली विभाग का जबरदस्त ज्ञान है उनके पास, बिजली मंत्री ही वो हर बार बनते हैं, बिहार के गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का श्रेय उनको प्राप्त है और राजनीति का लंबा अनुभव है। वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? सवाल ये है। जीवेश मिश्रा की बात आप कर रहे हैं, वो खुद वकील भी हैं, वकालत भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बेहद दबंग तरीके से अपनी बात सदन में रखते हैं। और आपको याद होगा कि जब प्रशांत किशोर की पार्टी उन पर आक्रामक हुई थी तो इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने हर पॉइंट का जवाब लॉजिकली दिया था और तार्किक दिया था। लॉजिकली मतलब तार्किक जवाब दिया था और उनके जवाब के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी, जनसुराज पार्टी को यह बात समझ में आ गई थी कि जीवेश मिश्रा पे हम इस तरीके से आक्रमण नहीं कर सकते। अब शपथ पत्र में जीवेश मिश्रा कैसे गलती कर सकते हैं, ये समझ से परे है। वैसे ही कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि काबिल विधायक हैं, जिनके एजुकेशन की भी चर्चा होती है, वो संभ्रांत परिवार से भी आते हैं, राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। अब उनके द्वारा ऐसी गलती क्यों हुई है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 42 विधायकों पर इस तरीके से तलवार लटकना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, सरकार पर क्या असर पड़ना है आप ये जान लीजिए। सरकार चलाने के लिए 122 विधायक ही चाहिए ना, तो 122 विधायक पे तो कोई असर, 122 विधायक और उसकी मेजॉरिटी, उसका समर्थन सरकार को है, तो ये जान लीजिए इसलिए सरकार को कोई बड़ी दिक्कत तो होने नहीं जा रही है। और कोर्ट का मामला 2 दिन में तो सुलझता नहीं है, ये केस चलेगा, लंबा चलेगा। लेकिन हाँ, 42 विधायकों पर तलवार लटक रहा है, उनके लिए ये चिंता का सबब जरूर बन गया।
बिल्कुल, हम लोग हाई कोर्ट के फैसले का अब इंतज़ार करते हैं और आपको इन तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है, जो भी कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।